नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की समाजशास्त्र का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। दोस्तों यह वीडियो टोटली हिंदी मीडियम में होने वाला है और यह वीडियो आपके बोर्ड और यूट्यूब दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो बिना समय व्यर्थ करिए आइए चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों चैप्टर में जब पढ़ने से पहले हम जाति और जाति व्यवस्था के बारे में जानते हैं और उससे पहले में जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। दोस्तों इस चैप्टर में हम मुख्यतः 3 संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे समाज में प्रचलित हैं और उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए समय के साथ उसी को हम देखेंगे। इसमें हम जात, जनजाति और परिवार के बारे में पढ़ेंगे जो कि भारतीय समाज की 3 मुख्य संस्थाएं हैं। यानी कि हम इसमें जानेंगे जात क्या होती है, जनजाति क्या होती है और परिवार क्या होते हैं। दोस्तों जो अतीत में जात थी वो मतलब बहुत ही क्या थी, एक मतलब आप ऐसा कह सकते हैं बहुत ही लचीली संस्था थी, लेकिन समय के साथ क्या हो गई, जो जात है वो एक कठोर संस्था बनती गई और ये क्या होगी, एक जन्मजात प्रणाली हो गई। यानी कि ये जो जात आपके पिता का होगा वही जात आपको मिलेगा। यानी कि अतीत में बहुत ही लचीली थी, लेकिन समय के साथ इसने क्या कर लिया, इसने बहुत कठोर रूप धारण कर लिया। देखिए दोस्तों, जात भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी अनूठी संस्था है। यानी कि जो जाति है ये भारतीय उपमहाद्वीप की एक अनूठी संस्था है, क्योंकि विश्व में ऐसी कोई और संस्था नहीं पाई जाती है जात जैसी। हालांकि विश्व के अन्य भागों में भी समान प्रभाव उत्पन्न करने वाली सामाजिक व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, परंतु जात व्यवस्था अपने आप में अपवाद है। विश्व में अनेक व्यवस्थाएं जो जात संस्था की हल्का फुल्का है, लेकिन मतलब जात व्यवस्थाओं की तरह समाज में विषमता उत्पन्न करती है, लेकिन ऐसी कोई संस्था जात व्यवस्था जैसी विश्व के अन्य भागों में नहीं पाई जाती है, सिर्फ यह भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाई जाती है। हालांकि यह हिंदू समाज की संस्थात्मक विशेषता है, पर इसका प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य धार्मिक समुदायों में भी फैला हुआ है, खासकर मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों में। जैसे कि आप जानते हैं ना, जो जाति है ये मुख्यतः एक हिंदू धर्म की संस्थागत संस्था है। यानी कि जो जाति है ये सिर्फ हिंदू धर्म में पाई जाती है, लेकिन ऐसे क्या हुई है, ये जो जाति है धीरे धीरे क्या हो गई है, अपना स्वरूप फैलाते हुए ये मुसलमानों, ईसाइयों और सिख धर्म में भी क्या की गई है, प्रवेश कर गई है। दोस्तों जो जात होती है उसके अलावा एक शब्द और होता है जिसे हम वर्ण बोलते हैं। अब दोस्तों देखो, वर्ण 4 होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब क्या है, ये सब 4 वर्ण है। और जो दोस्तों वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है रंग। यानी कि वर्ण का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है रंग। जो भारतीय समाज में 4 वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जाति को क्षेत्रीय या स्थानीय उपवर्ग के रूप में समझा जा सकता है। यानी कि जो भारतीय समाज है उसमें 4 वर्ण माने जाते हैं। पहला कौन सा, पहला ब्राह्मण जो सबसे ऊंचे माने जाते हैं, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। यानी कि ब्राह्मणों को क्या किया गया है, वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, उसके बाद क्षत्रियों का स्थान है, फिर वैश्यों का, और सबसे नीचे स्थान किसको दिया गया है, शूद्र को दिया गया है। ठीक दोस्तों, और जो जात है, जात क्या है, जात को क्षेत्रीय या स्थानीय वर्गीकरण के रूप में समझा जा सकता है। यानी कि जो जात है उसे हम स्थानीय और क्षेत्रीय जो उप वर्गीकरण है लोगों का वर्ण के आधार पर या अन्य किसी व्यवसाय के आधार पर, उसके रूप में हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वर्गीकरण में जाति बहिष्कृत, विदेशी, दास व परिजात लोग शामिल नहीं है, जिन्हें पंचम या 5वीं श्रेणी कहा जाता था। और जो हम वर्ण की बात कर रहे हैं, इस वर्ण में सिर्फ 4 ही श्रेणियां शामिल है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें जो जाति बहिष्कृत होते थे या जो विदेशी होते थे या जो दास या जो पराजित लोग होते थे उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता था, और उनको क्या कहा जाता था, अधिकतर पंचम या 5वीं श्रेणी कहा जाता था। यानी कि जो वर्ण थे वो 5 ही थे, और इसमें बहिष्कृत लोगों, विदेशी लोगों या दास या जो युद्ध में लोग हार जाते थे, पराजित हो जाते थे, उनको शामिल नहीं किया जाता था। और इन लोगों को जो विदेशी थे, दास थे या जो बहिष्कृत थे जाति से या जो क्या थे, पराजित थे युद्ध में, उनको हम किस नाम से जानते थे, पंचम वर्ण या पंचम नाम से जानते थे। दोस्तों जात एक व्यापक शब्द है जो कि किसी भी वस्तु, पेड़ पौधे, जीव जंतु या मनुष्य की प्रजाति या प्रकार को दर्शाने के लिए उपयोग होता है। यानी कि जो जाति है इसका प्रयोग सिर्फ मतलब किसी के एक पर्टिकुलर कास्ट को दर्शाने के लिए नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार से हम करते हैं ना। हम जैसे बोलते हैं कुत्ते की नस्ल ये है, कुत्ते की जाति ये है, ये कुत्ता मतलब इस ब्रीड का है, और पेड़ कई प्रकार के होते हैं। यानी कि जाति का प्रयोग होता है सिर्फ आदमी तक, मतलब आदमियों की भाषा तक ही सीमित नहीं है, इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग व्यापक है। क्योंकि जो जात है इसका प्रयोग हम पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, मनुष्यों की प्रजाति या प्रकार को दिखाने के लिए करते हैं। यानी कि जात का शब्द हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और जो मनुष्यों के प्रजाति या प्रकार होते हैं उसको दर्शाने के लिए भी करते हैं। देखिए दोस्तों, जो वर्ण और जाति है उसमें अंतर होता है,
जैसे कि आप देखेंगे पहला कि जो वर्ण है और जो जाति है उसके शब्द में ही अंतर है, यानी कि पहला जो अंतर है वर्ण और जाति में शाब्दिक अंतर है। और दूसरा क्या है, जो वर्ण है वो कर्म प्रधान होता है और जाति क्या होती है, जन्म प्रधान होता है। यानी कि जो वर्ण है, वर्ण आपके कर्म से मिलता था प्राचीन काल में, यानी कि जो आप जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको क्या हो जाता था, वर्ण प्रदान हो जाता था। लेकिन जो जाति है, जाति आपके कर्म से नहीं मतलब अब उसका संबंध है। आप चाहे मतलब किसी के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन अगर आपकी जाति जो है आपको वही रहेगी। मान लीजिए आप एक पंडित के घर में पैदा हुए हैं और मतलब एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ पर विद्वान जन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनकी जात क्या है, मान लीजिए कोई नीची जाति है, तो आप क्या होंगे, आप नीची जाति के ही माने जाएंगे। लेकिन वर्ण व्यवस्था में ऐसा नहीं था, वर्ण में कर्म प्रधान था। अगर मान लीजिए आपका कर्म अच्छा है, आप पढ़े लिखे हैं और आपको वेदों का ज्ञान है, तो आप क्या माने जाते थे, तो आप ब्राह्मण माने जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जाति व्यवस्था में अगर पढ़े लिखे विद्वान हैं तब भी क्या होंगे, आप निम्न जात के ही माने जाएंगे। यानी कि इसमें क्या है, जाति में जन्म की प्रधानता है। वर्ण व्यवस्था लचीली है और जाति व्यवस्था कठोर है। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो क्या थी, बहुत ही लचीली थी। यानी कि वर्ण व्यवस्था में हम एक वर्ण से दूसरे वर्ण में क्या कर सकते थे, अपने आप को हस्तांतरित कर सकते थे। यानी कि मान लीजिए अगर कोई शूद्र है तो वो वैश्य बन सकता था, और कोई वैश्य है तो क्षत्रिय बन सकता था, या कोई ब्राह्मण है तो क्या बन सकता था, अपने वर्ण को गिराकर या अपने ऐसा कोई काम कर दे ब्राह्मण की, कोई गलत काम करके, तो उसका क्या होता था, वर्ण पतन हो जाता था, वो तो नीचे कैटेगरी में गिना जाता था, वही शूद्र बन जाता था। तो इससे क्या होता था, जो वर्ण व्यवस्था थी वो लचीली थी। लेकिन जो जाति व्यवस्था है लचीली नहीं है, कठोर है। आपको जो जात मिल गई है वही आपके बेटे को भी मिलेगी, वही आपके मतलब पोते को भी मिलेगी, यानी कि वही जात आपके पूरे परिवार भर में चलेगी। यानी कि जात क्या है, एक कठोर व्यवस्था है। उसके बाद दोस्तों, जो वर्ण है इन संख्या में कितने हैं, 4 हैं, जबकि जातियां कई होती हैं। यानी कि जो वर्णों की संख्या है सिर्फ 4 है, और जो जातियां हैं क्या है, ये हजारों की संख्या में है। लगभग माने जाते हैं कि 3000 जातियां भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती हैं। और इसके अलावा क्या वर्ण और जाति में अंतर है, दूसरा अंतर यह है कि वैदिक काल में जाति व्यवस्था बहुत विस्तृत तथा कठोर नहीं थी। यानी कि जो वैदिक काल था उसमें जाति व्यवस्था जो थी वो बहुत ही ज्यादा फैली हुई नहीं थी और न ही बहुत ही कठोर थी। यानी कि वैदिक काल में जाति व्यवस्था सीमित थी और बहुत ही लचीली थी। लेकिन वैदिक काल के बाद यह व्यवस्था बहुत कठोर हो गई, जाति जन्म से निर्धारित होने लगी। लेकिन वैदिक काल के बाद क्या हुआ, जैसे ही वैदिक काल का अंत हुआ, वैसे ही क्या हुआ, जो जाति व्यवस्था थी वो बहुत कठोर हो गई। अब जाति व्यवसाय के स्थान पर क्या होगा, जन्म से निर्धारण होने लगा। यानी कि आप जिसके घर में जन्म लेंगे वही आपकी जात होगी और वही पेशा आपको क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। विवाह, खान पान आदि के कठोर नियम बन गए और जाति से संबंधित क्या हो गए, विवाह, खान पान और क्या रहन सहन के कठोर नियम बन गए। यानी कि उसमें यह नियम तय कर दिया गया कि आप क्या खाना खा सकते हैं, क्या खाना नहीं खा सकते हैं, आप किस जात के हैं तो किस जात में विवाह कर सकते हैं और किस जात में विवाह नहीं कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि वैदिक काल के बाद क्या हुआ, जाति व्यवस्था को कठोर बना दिया गया, विवाह और खान पान के नियम क्या हो गए, कठोर हो गए। व्यवसाय को जाति से जोड़ दिया गया और जो वंशानुगत थे, यानी कि जो व्यवसाय था उसे क्या किया गया, जाति से जोड़ दिया गया। यानी कि कोई एक विशेष जाति को एक ही काम दे दिया गया और उसे वंशानुगत बना दिया गया। वंशानुगत बनाने का मतलब क्या है, अगर एक आदमी है, अगर वो बढ़ई का काम कर रहा है तो जो उसका पुत्र होगा वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ई का काम ही करेगा। तो क्या हो गया, इसे जो व्यवसाय था उसे जात से जोड़कर वंशानुगत बना दिया गया। इसे एक सीढ़ीनुमा व्यवस्था बना दिया जो ऊपर से नीचे जाती है। इससे क्या हुआ, एक हायरार्की समाज में बन गए, जो ऊपर से क्या होता है, नीचे जाती है। सीढ़ीनुमा को बोलते हैं इंग्लिश में हायरार्की। ठीक दोस्तों जो जाति है, जात शब्द काष्ठा की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्ट से हुआ है, जिसका अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल। यानी कि जो जाति है जिसे हम इंग्लिश में कास्ट बोलते हैं, इसके शब्द जो कास्ट है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुई है। और कास्टा का अर्थ क्या, कास्टा का जो अर्थ होता है पुर्तगाली में, उसका अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल। यानी कि कास्टा शब्द से इंग्लिश के कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है और जो पुर्तगाली कास्टा शब्द है उसका अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल। ठीक दोस्तों, अब देखिए जो जाति की कुछ विशेषताएं होती हैं वो क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप हिंदी मीडियम से संबंधित अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे इतिहास हो, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, तो आप हमारे चैनल पर जाकर अन्य वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है और सभी वीडियो हिंदी मीडियम में अच्छे
क्वालिटी के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ आपके लिए अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने हिंदी मीडियम वाले दोस्तों के पास हमारे चैनल को शेयर भी करिए। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं जात की जो सामान्य विशेषताएं थी वो क्या थी। देखिए दोस्तों, पहले जात की तो पहली विशेषता ये थी कि ये जन्म से निर्धारित होती थी, यानी कि आप जिस जात में जन्म ले लेंगे वही आपका क्या होगा, जाति हो जाएगी, और इसे आप चेंज नहीं कर सकते थे। जो आप जिस जात में आपने जन्म लिया है वही सदैव के लिए क्या हो जाएगी, आपकी जात हो जाएगी। और दूसरा इसकी विशेषता यह थी, विवाह संबंधी कठोर नियम जात अपने सदस्य पर विवाह संबंधी कठोर नियम लागू करती है। यानी कि जात में विवाह संबंधी कठोर नियम होते हैं। इसमें तय कर दिया जाता है कि अगर आप इस जात के हैं तो आप इसी जात में क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, अन्य किसी जात में विवाह नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होता था, जो विवाह के नियम हो जाते थे वो क्या हो जाते, बहुत कठोर हो जाते थे। जात जात देखिए, जाति समूह सजातीय होते हैं, अर्थात वह अपनी जाति समूह में ही हो मतलब विवाहित हो सकते हैं। यानी कि जो जात समूह होता है वो क्या होते हैं, सजातीय होते हैं। सजातीय होने का मतलब यह है कि वो सब क्या है, अपने समूह में ही क्या करेंगे, शादी करेंगे। और उसके अलावा जो जात की तीसरी विशेषता है वो यह है कि जाति अपने सदस्यों पर खान पान संबंधी नियम लागू करती थी। यानी कि जाति जो होती थी वो अपने जो उसके सदस्य होते थे उन पर खान पान के नियम लगाती थी, कि मतलब कि आप किस प्रकार का भोजन कर सकते हैं या किस प्रकार का भोजन आप नहीं कर सकते हैं, ये सब किससे तय होता था, जाति से तय होता था। किसके साथ आप खाना बांटकर खा सकते हैं या किसके साथ नहीं खा सकते हैं, यह भी जात संस्था द्वारा क्या होती थी, निर्धारित होती थी। ठीक दोस्तों, और जात की चौथी व्यवस्था यह थी कि जात एक खंडात्मक संगठन है, अर्थात जातियों में भी उपजातियां पाई जाती हैं। यानी कि जात क्या है, एक खंडात्मक संगठन है। इसका मतलब यह है कि जात में भी कई सारी जातियां होती हैं। जैसे आप देखे होंगे ना, एक ही जात में बहुत सारी जातियां होती हैं, इसलिए इसे कहा जाता है, जात को एक खंडात्मक संगठन कहा जाता है। किसको, जाति को। जात की पांचवी विशेषता है, जाति अधिक्रम पर आधारित व्यवस्था है। जात व्यवस्था में प्रत्येक जात को एक निर्धारित स्थान प्राप्त होता है। जात अधिक्रम पर आधारित व्यवस्था, इसका मतलब यह है कि जो जात व्यवस्था है उसमें प्रत्येक जो जाति है उसको क्या है, एक निर्धारित स्थान प्राप्त है। यानी प्रत्येक जात अपने अपने स्थान को एक निर्धारित स्थान पर क्या किए हुए, प्राप्त किए हुए हैं। दोस्तों, जो जात की छठवीं विशेषता है वो यह है कि जात व्यवस्था जात व्यवस्था में व्यवसाय वंशानुगत होते हैं, अर्थात इसमें व्यवसाय चयन पर रोक है। यानी कि जो जात व्यवस्था होता है उसमें व्यवसाय वंशानुगत होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, मान लीजिए कोई एक कुम्हार है और उसके बेटे ने जन्म लिया तो उसका बेटा भी क्या बनेगा, कुम्हार ही बनेगा। जात व्यवस्था में उसका बेटा अन्य कोई व्यापार नहीं अपना सकता। यानी कि अगर वो चाहता है कि मैं कोई बढ़ई बन जाऊँ, लोहार बन जाऊँ, सुनार बन जाऊँ, पंडित बन जाऊँ, तो वो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जो जात व्यवस्था है उसमें जो व्यवसाय होता है वंशानुगत होता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में व्यवसाय क्या होता है, वंश के अनुसार आगे बढ़ता रहता है। और इसमें व्यवसाय के चयन पर क्या की जाती है, रोक लगाई जाती है। जो आपके जाति का व्यवसाय है आप उसी को अपनाइए। अगर आप बढ़ई के घर पैदा हुए हैं तो आप बढ़ई का काम ही करिए, अगर आप कुम्हार के घर पैदा हुए हैं तो आप कुम्हार का काम ही करिए। जात व्यवस्था के सिद्धांतों के दो समुच्चय के मिश्रण के रूप में समझा जा सकता है। पहला भिन्नता व अलगाववाद, दूसरा है पूर्णता संपूर्णता व अधिकतरम। अब इसको हम जान लेते हैं कि भिन्नता और अलगाववाद और संपूर्णता और अधिकतरम क्या है। अब इसको हम एक एक करके जानेंगे। देखिए, जाति प्रत्येक जाति अन्य जाति से भिन्न है। इन नियमों में शादी, खान पान एवं सामाजिक अंतः क्रिया से लेकर व्यवसाय तक नियम शामिल हैं। जो भिन्नता और अलगाववाद है वो क्या कहता है कि जो प्रत्येक जाति है वो क्या है, वो एक दूसरे से भिन्न है और इनमें शादी, खान पान, सामाजिक अंतःक्रिया से लेकर व्यवसाय तक के नियम क्या है, शामिल है। यानी कि क्या है, प्रत्येक जाति एक दूसरे से भिन्न है और इसमें हर एक जाति के लिए शादी, विवाह और खान पान और जो अंतःक्रियाएं होती हैं उसके लिए भी क्या है, एक नियम स्थापित किए गए हैं। पृथक जातियों का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है और सभी जातियां मिलकर ही समाज को संपूर्णता प्रदान करती हैं। और इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर जो एक पृथक जाति का कोई अस्तित्व नहीं है, सभी जाति क्या होती हैं, मिलकर समाज को क्या करती हैं, संपूर्णता प्रदान करती हैं। यानी कि एक जाति का कोई अर्थ नहीं है, सभी जातियां मिलकर ही समाज को क्या करती हैं, संपूर्णता प्रदान करती हैं। इसके अलावा श्रेणी अधिक्रम में जातियों का आधार शुद्धता और अशुद्धता होता है और जो श्रेणी अधिक्रम होता है उसमें क्या होता है, जो जातियों का आधार होता है वो क्या होता है, शुद्धता। यानी कि कौन जाति कितना शुद्ध है और कौन जाति कितना अशुद्ध है उसके अनुसार क्या होता है, उसका स्थान तय होता है समाज में। वह जातियां शुद्ध या पवित्र मानी जाती हैं जो कर्मकांड और धार्मिक कृत्यों में संलग्न रहती हैं, और उन जातियों को बहुत ही शुद्ध और क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है, जो क्या करते हैं, जो कर्मकांड, धार्मिक कृत्य और पूजा पाठ जैसे कार्य करते हैं, उनको क्या माना जाता है, उनको बहुत ही
पवित्र और शुद्ध जाति माना जाता है। इसके विपरीत असंस्कृत जातियां अशुद्ध या पवित्र मानी जाती हैं, और इसके विपरीत जो ऐसी जातियां होती हैं जो असंस्कृतिक होती हैं, यानी कि जो पूजा पाठ या ऐसे धार्मिक कृत्यों में नहीं लीन होती हैं, उन्हें क्या माना जाता है? उन्हें अशुद्ध या अपवित्र माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार युद्ध में पराजित लोगों को प्रायः निम्न जात में रखा जाता था। इतिहासकार ये मानते हैं जब एक दूसरे का युद्ध होता था, जो उसमें कोई भी पक्ष अगर जीत जाता था तो वह हारने वाले व्यक्ति को किसमें रखता था? किसमें? निम्न जात में रखता था। यानी कि लोग इतिहासकार ये मानते हैं कि युद्ध में पराजित लोगों को प्रायः निम्न जात में रखा जाता था। हर जात का समाज में तय स्थान होता है जो बदला नहीं जा सकता है। यह व्यवस्था श्रम के सामाजिक विभाजन पर आधारित है, लेकिन परिवर्तन की अनुमति नहीं देती है। यानी कि जो जाति व्यवस्था है उसमें क्या होता है? हर एक जाति का क्या होता है? एक स्थान पहले से ही तय होता है जो बदला नहीं जा सकता। यानी कि जो आपको जाति व्यवस्था में स्थान मिला है उसी को आप क्या करेंगे? उसी को आप सदैव के लिए अपनाएंगे और उसे आप बदल नहीं सकते हैं। और इसमें श्रम विभाजन होता था, यानी कि श्रम विभाजन मतलब लोगों को अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदान होते थे जाति के माध्यम से, और लेकिन आप उसका क्या कर सकते थे? उस कार्य को आप परिवर्तित नहीं कर सकते थे। यानी कि अगर आप चाहें कि जो आपका जाति का व्यवसाय है उसको आप चेंज करना चाहें तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते थे। जो आप जिस जाति में पैदा हुए हैं, जो आपकी जात है, आप उसी कार्य को करेंगे। दोस्तों अब एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो साइड में एक बॉक्स में यहाँ पर अनयनकली के बारे में दे रखा है, तो आइए हम इनको थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के बारे में अब क्या किए जा रहे हैं? एमसीक्यू में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों जितने भी एनसीईआरटी में साइड में बॉक्स दिए रहते हैं उसको आप विशेष करके पढ़ा करिए। वैसे मैं अपने वीडियो में इन सब चीज़ों को कवर कर दूंगा, लेकिन आप इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अब इनसे भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में, एमसीक्यू में ज़्यादातर। दोस्तों अयनकली का जन्म केरल में हुआ। आप निम्न जाति एवं दलितों के नेता थे। इनके प्रयासों से दलितों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने के लिए और अपने बच्चों को विद्यालय में दाखिला दिलाने की आज़ादी मिली। यानी कि जो अयनकली थे क्या थे? ये केरल से थे, यानी कि इनका जन्म केरल में हुआ था, और इन जातियों के क्या थे? जो दलित जातियाँ थे उनके क्या थे? नेता थे। इनके प्रयासों से जो दलित थे उनको सड़कों पर चलने का अधिकार मिला, और जो दलित के बच्चे थे उनको स्कूल में दाखिला दिलाने की क्या हुई? आज़ादी मिली। आप इनके बारे में जान लीजिएगा। ये कहाँ से थे? ये केरल से थे, और ये दलितों के नेता थे। इन्होंने उनके जो दलित लोग थे उनको सड़कें पर चलने का अधिकार और उनके बच्चों को स्कूल में प्रवेश लेने का आज़ादी दिलाई। दोस्तों उसके बाद हम जान लेते हैं कि उपनिवेशवाद और तथा जाति, यानी कि जो उपनिवेशवाद में जाति व्यवस्था को कैसे बढ़ावा दिया गया, या जो जाति संस्था थी उसको उपनिवेशवाद में किस तरह देखा गया, उसके साथ क्या क्या मतलब व्यवस्थाएं की गई। ठीक दोस्तों, देखिए वर्तमान काल में जात पर औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद भी बहुत परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जो वर्तमान काल है उसमें क्या है? जात पर जो जिस जात को हम वर्तमान काल में जानते हैं उस पर क्या है? उस पर औपनिवेशिक काल का बहुत ही अधिक प्रभाव है, और जो स्वतंत्रता के बाद भी परिवर्तन हुए हैं उसकी वजह से भी क्या हुआ है? जात पर क्या हुए हैं? बहुत प्रभाव पड़े हुए हैं, जिन्होंने जाति व्यवस्था के रूप में एक मजबूत आधार प्रदान किया। और इन सब की क्या हुआ? यानी कि उपनिवेशवाद के दौरान और जो स्वतंत्रता के बाद जो जाति का स्वरूप बदला उसने क्या किया? जाति को और भी मजबूती प्रदान की। ठीक दोस्तों, अंग्रेजों ने देश पर कुशलतापूर्वक शासन करने के लिए जाति की चिंताओं को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कदम जनगणना के रूप में उठाया गया। यानी कि जो अंग्रेज थे वो भारत पे शासन करना चाहते थे, तो भारत को अच्छे तरीके से जानना चाहते थे, तो उन्होंने भारत को जानने के लिए क्या किया? बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए। तो उसी में से उनका एक कदम यह था कि उन्होंने क्या किया? भारत को जानने के लिए सबसे पहला कदम महत्वपूर्ण जो सबसे उठाया वो क्या था? उन्होंने जाति जनगणना का कदम उठाया। यानी कि उन्होंने क्या किया? वो भारत को समझने के लिए यहाँ के जितने भी मतलब लोग थे, जाति जनगणना नहीं मतलब जनगणना का कदम उठाया। यहाँ के जितने भी लोग के साथ उनकी गणना कराई। गणना कराने का मतलब क्या होता है? गिनती कराई कि कितने लोग रहते हैं। अब दोस्तों देखेंगे आप एनसीईआरटी में एक साइड में बॉक्स दे रखा है जिसमें ज्योतिबा गोविंद फूले के बारे में बताया गया है। चलिए इनके बारे में थोड़ा समझान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने जाति व्यवस्था के अन्याय की, भर्त्सना के और अछूतों के नियमों की घोर निंदा की। यानी कि छूत-छात का जो नियम था उसका क्या किया? ज्योतिबा गोविंद राव फूले ने क्या किया? बहुत ही निंदा की। और जो जाति व्यवस्था की अन्याय व्यवस्था थी, यानी कि जात में लोगों पर अन्याय होता था, उसके में इन्होंने क्या किया? उसका भी विरोध किया। और 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो निम्न जात के लोगों के मानवाधिकार और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समर्पित था। और 1873 में इन्होंने क्या किया? 1873 में इन्होंने एक समाज की स्थापना थी जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। और इस सत्यशोधक समाज का क्या कार्य था? इसका काम था जो निम्न जाति के लोग थे उनके मानवाधिकार और जो सामाजिक न्याय की
प्राप्त है क्या किया जाए, उसको मजबूत किया जाए और उसके लिए क्या किया जाए, अधिक से अधिक प्रयास किए जाएं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम जानेंगे कि अब भारत में जनगणना का प्रारंभ कब से हुआ। दोस्तों भारत में जनगणना को 1860 के दशक में प्रारंभ किया गया, परंतु 1881 में पहली नियमित जनगणना की गई और इसके बाद नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात जनगणना की जाने लगी। दोस्तों जो जनगणना थी वो 1860 के दशक में ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन जो नियमित रूप से पहले जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1881 में हुई थी। यानी कि 1881 में क्या हुई? पहली नियमित जनगणना हुई, लेकिन इसका प्रारंभ 1860 के दशक में ही हो चुका था। और 1881 के बाद यह हुआ कि प्रत्येक 10 साल बाद क्या हुआ? जनगणना कराई जाने लगी। यानी कि जो जनगणना होता है उसमें कितने वर्ष का अंतराल होता है? 10 वर्ष का अंतराल होता है। और पहले नियमित जनगणना कब हुई? 1881 में पहले नियमित जनगणना हुई। दोस्तों जो 1901 की जनगणना थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जो 1901 की जनगणना थी उसमें किया गया था कि जो जातियां थी उनका निर्धारण किया गया था कि कौन जाति कितना सामाजिक अधिक्रम में ऊंची है और कौन जाति सामाजिक अधिक्रम में कितना नीची है। यानी कि जातियों का जो क्रम था समाज में उसको तय करने का काम 1901 की जनगणना में किया गया था। दोस्तों 1901 की जनगणना में हर्बर्ट टेजर का जो था योगदान बहुत ज्यादा था। यानी कि जो 1901 में जनगणना हर्बर्ट टेजर के निर्देशन में कराई गई थी। जनगणना में जातीय और उसके सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी एकत्रित की गई। यानी कि जो 1901 की जनगणना थी उसको हर्बर्ट टेजले के निर्देशन में कराया गया था और इस जनगणना में जातीय और उसके सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी एकत्रित की गई। यानी कि सामाजिक अधिक्रम का मतलब यह था, उसमें यह जानकारी हासिल की गई कि कौन सी जात कितना ऊपर है और कौन सी जात कितना नीचे है। इस जनगणना में जो 1901 की थी इसमें यह जानकारी हासिल करने का प्रयास किया गया। अर्थात किसी क्षेत्र में कौन सी जात को अन्य जातियों की तुलना में सामाजिक दृष्टि से कितना ऊंचा या नीचा स्थान प्राप्त है यह निर्धारित किया गया और उसी के अनुसार प्रत्येक जाति की स्थिति को श्रेणीबद्ध किया गया। यानी कि श्रेणी क्रम में तय किया गया। यानी कि जो जनगणना थी 1901 की उसमें क्या किया गया, जो प्रत्येक जात थी उसका क्या किया गया, अन्य जातियों से सामाजिक दृष्टि से तुलना किया गया और यह तय किया गया कि वह जाति एक दूसरे जात से कितना क्या है, नीचे या ऊपर है। और इसी से निर्धारित किया गया कि उस जो वह जाति होगी उसका समाज में कितना ऊंचा स्थान होगा। यानी कि वहीं से क्या हुआ, जात का एक श्रेणीबद्ध जो रूप था वो और भी कठोर होना चालू हो गया और प्रत्येक जात की स्थिति का श्रेणी क्रम तय कर दिया गया। और जो प्रत्येक जात थी उसको क्या किया गया, बताया गया कि आप फला जात के हैं तो आपकी श्रेणी ये है, यानी कि आप इस पायदान पे हैं, आप इस जात के हैं तो आप इस पायदान पे हैं। और दोस्तों जब जनगणना आयुक्त ने इस आंकड़ों को जारी किया, यानी कि जो जातियां थी उनके श्रेणी को क्या किया, एक लिस्ट में प्रकाशित किया, तो जनगणना के आयुक्त के इस लिस्ट के आने के बाद लोगों ने उसका क्या किया, विरोध किया। जो लोग थे उन्होंने जातियों के जो अलग अलग मतलब स्थान थे उनको ऊपर कराने के लिए, अपनी जाति के स्थान को ऊपर या नीचे करवाने के लिए क्या किया, जनगणना आयुक्त को याचिकाएं भेजी। उन्होंने धर्मशास्त्रों का हवाला दिया कि देखिए फला धर्मशास्त्र में लिखा गया है, फला धर्म में फला मतलब ग्रंथ में लिखा गया है कि मेरी जो जाति है वो ऊंचे है या नीचे है, उसको यानी कि उसका साक्ष्य प्रस्तुत करके उन्होंने अपनी जाति का क्या किया, क्रम निर्धारित करवाने का प्रयास किया। यानी कि जातियों ने जनगणना आयुक्त को याचिकाएं भेजकर अपनी जात को ऊंचा स्थान देने की मांग की और इसके पक्ष में ऐतिहासिक व धार्मिक धर्मशास्त्रीय प्रमाण भी दिए। यानी कि जो जातियां थे उन्होंने क्या किया, जब आयुक्त ने मतलब जो जनगणना के आयुक्त थे उन्होंने मतलब सूची जारी थी जनगणना की, तो उसमें क्या किया, उन्होंने अपने स्थान को ऊपर या नीचे करवाने के लिए अपने पक्ष में क्या किए, ऐतिहासिक और धर्मशास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत किए। किसके सामने? जनगणना आयुक्त के सामने। गणना और अभिलेखन से पहले जातियों की पहचान लचीली थी, पर इसके बाद वह अस्थायी और कठोर हो गई। यानी कि जब से जातियों की मतलब गणना चालू की गई अंग्रेजों द्वारा, तब से क्या हो गई, जो जाति व्यवस्था थी वो क्या हो गई, बहुत ही अस्थायी और कठोर हो गई। उससे पहले जो जाति व्यवस्था थी वो बहुत ही लचीली थी, लेकिन जब से उसका गणना चालू किया गया और उसे श्रेणीबद्ध कर दिया गया, तब से क्या हो गया, वो व्यवस्था, जाति व्यवस्था बहुत कठोर हो गया। भू राजस्व व्यवस्था व उच्च जातियों को वैधता मान्यता दी गई। भू राजस्व व्यवस्था में क्या किया गया, उच्च जातियों को मान्यता दी गई और वैधता भी उसी के माध्यम से उच्च जातियों को दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुसूचित जाति व जनजाति को कानूनी मान्यता दी गई। यानी कि जो भारत सरकार का 1929 का अधिनियम था उसमें क्या किया गया, जो अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजातियां थी उनको क्या की गई, कानूनी मान्यता दी गई। इसमें उन जातियों को शामिल किया
जो औपनिवेशिक काल में सबसे निम्न थी। यानी कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजातियां थी, उनमें उन जातियों को शामिल किया गया जो अंग्रेज के काल में, यानी कि जो औपनिवेशिक काल में क्या थी, सबसे नीचे स्थान पर थी। उनको क्या किया गया, उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया और इनके कल्याण के लिए क्या किया गया, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई जिनसे क्या हो सके, इन अनुसूचित जाति और जनजातियों का क्या हो सके, कल्याण हो सके और इस समाज में ऊंचे पायदान पर आ सके। दोस्तों, अब जो जाति का समकालीन रूप है, यानी कि जो वर्तमान समय में जाति का रूप है, उसको हम जानेंगे कि वर्तमान समय में जाति किस रूप में मौजूद है समाज में। दोस्तों, आजाद भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन हुए जिनमें दलितों को संगठित किया गया। यानी कि जब आजाद भारत था, तो यानी कि जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे राष्ट्रवादी आंदोलन हुए और उसमें क्या किया गया, जिनमें दलितों को क्या किया गया, संगठित किया गया। यानी कि दलितों को क्या किया गया, एकत्र किया गया, उन्हें जोड़ा गया एक साथ। ठीक दोस्तों, ज्योतिबा फूले, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर इन आंदोलनों के अग्रणी थे। यानी कि ये सब क्या थे, जैसे ज्योतिबा फूले, पेरियार या बाबा साहब अम्बेडकर, ये सब क्या थे, ये सब इन आंदोलनों के क्या थे, अग्रणी थे। यानी कि इन आंदोलनों के क्या थे, नेता थे। राज्य के अन्य कानून जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध थे। यानी कि जो राज्य था, उसने जो कानून बनाया, उसमें क्या किया गया, जाति का क्या किया गया, उन्मूलन किया गया। यानी कि जो जाति प्रथा थी, उसको क्या किया गया, खत्म करने का प्रयास किया गया राज्य के कानून के द्वारा। ठीक, इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए, जैसे कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति को आरक्षण, आधुनिक उद्योगों में जाति प्रथा नहीं, शहरीकरण द्वारा जाति प्रथा का शहरीकरण द्वारा जाति प्रथा कमजोर हुई। यानी कि जो सरकार थी, उसने बहुत सारे कदम उठाए जिससे क्या हो सके, जो जाति व्यवस्था थी उसका क्या हो सके, उन्मूलन हो सके। इसके लिए सरकार ने क्या किया, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए क्या किया, आरक्षण मतलब स्थापित किया सरकारी विद्यालयों, सरकारी नौकरियों या सरकारी उद्योगों में। और आधुनिक उद्योग जो थे, उसमें जाति प्रथा का क्या किया गया, निषेध किया गया। यानी कि आधुनिक उद्योगों में जाति प्रथा का पालन नहीं किया जाएगा। और जैसे जैसे हमारे देश में शहरीकरण हुआ, उसने भी क्या किया, जाति प्रथा को कई हद तक क्या किया, कमजोर किया। दोस्तों, अब एनसीईआरटी में साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर श्री नारायण गुरु के बारे में थोड़ा सा दे रखा है। अब उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि श्री नारायण गुरु कौन थे और उन्होंने समाज में क्या किया। दोस्तों, केरल में जन्मे श्री नारायण गुरु ने सबके लिए भाईचारे का उपदेश दिया और जाति व्यवस्था के कुप्रभावों के विरुद्ध संघर्ष किया। यानी कि जो श्री नारायण गुरु थे, क्या थे, इनका जन्म केरल में हुआ था और उन्होंने क्या किया, जो जाति प्रथा के कुप्रभाव थे उसके विरुद्ध क्या किया, संघर्ष किया। ठीक दोस्तों, उन्होंने एक शांतिपूर्ण लेकिन सार्थक सामाजिक क्रांति का नेतृत्व किया और सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया। इन्होंने क्या किया कि समाज में सभी लोग अच्छे से रह सके, क्या उसके लिए क्या किया, उन्होंने एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया। तो दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है कि किसने एक जाति, एक ईश्वर और एक धर्म का नारा दिया। तो आप इसे याद रखिएगा कि एक जाति और एक ईश्वर और एक धर्म का नारा देने वाले श्री नारायण गुरु थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में, जानते हैं कि संस्कृतिकरण क्या होता है। दोस्तों, जो संस्कृतिकरण की संकल्पना है, यानी कि जो संस्कृतिकरण का एक टॉपिक है, इसको देने वाले कौन थे, एम एन श्रीनिवास थे, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एम एन श्रीनिवास हैं। इन्होंने संस्कृतिकरण और प्रबल जाति का जो शब्द थे, उसे क्या किए थे, मतलब दिए थे। ठीक दोस्तों, अब देखिए, जो संस्कृतिकरण होता है, उसमें क्या होता है, जो निम्न जातियां होती हैं, क्या करती हैं, जो ऊंची जातियां होती हैं, जो उनके द्वारा मतलब अनुष्ठान किए जाते हैं, जो उनके द्वारा मतलब जैसे उनके रहन सहन होता है, उसका क्या करती हैं, छोटी जातियां पालन करने की कोशिश करती हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें आमतौर पर मध्यम या निम्न जातियां क्या करती हैं, जो ऊंची जात के लोग होते हैं, उनके नियमों, जैसे कि जनेऊ धारण करना या शाकाहारी होना, ऐसी चीजों को क्या करती हैं, पालन करती हैं। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं संस्कृतिकरण। यानी कि वह जब छोटी जात के लोग ऊंची जात के लोगों की किसी अच्छी चीजों का या उनकी जो भी चीजें हैं उनका पालन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनके आचरणों का पालन करने की कोशिश करते हैं, तो क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आमतौर पर मध्य या निम्न जाति के सदस्य उच्च जाति की धार्मिक क्रियाएं, घरेलू या सामाजिक परिपाटी को अपनाते हैं, संस्कृतिकरण कहलाती है। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, जो मध्यम या निम्न जाति के लोग होते हैं, जो उच्च जाति के लोग होते हैं, उनकी धार्मिक क्रियाएं, घरेलू या सामाजिक परिपाटियों को अपनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण कहते हैं। एम एन श्रीवास ने संस्कृतिकरण व प्रबल जाति की संकल्पना बनाई। जो एम एन श्रीवास थे, जिसकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एम एन श्रीनिवास है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसकी संकल्पना बनाई, संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की मतलब संकल्पना बनाई। अब तो हम संस्कृतिकरण जान गए कि संस्कृतिकरण क्या होता है, अब हम जान लेते हैं कि प्रबल जाति क्या होता है। दोस्तों,
प्रबल जाति वह जाति है जिसकी संख्या बड़ी होती है और भूमि के अधिकार होते हैं जिसके पास, और तथा जिसके पास राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से प्रबल स्थिति होती है, उसे प्रबल जाति कहते हैं। यानी कि वह जाति जिसकी समाज में क्या है, संख्या बड़ी है और उसके पास भूमि के अधिकार हैं, और जो राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से प्रबल होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रबल जाति कहते हैं। ठीक दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव, कर्नाटक के वक्लिंग और आंध्र प्रदेश के रेड्डी, खम्मा लोग, महाराष्ट्र के मराठे, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और गुजरात के पाटीदार, ये प्रबल जातियों के उदाहरण हैं। यानी कि जो ये लोग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में और बिहार में यादव होते हैं, और कर्नाटक में वकलिंग हो गए, आंध्र प्रदेश में रेड्डी खम्मा हो गए, या महाराष्ट्र में मराठे हो गए, पंजाब हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट हो गए, और जो गुजरात के पाटीदार, ये सब क्या हैं, ये सब प्रबल जातियां कहलाते हैं, और ये सब प्रबल जातियों के उदाहरण हैं। दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा कि किस प्रदेश में कौन सी प्रबल जाति पाई जाती है, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि प्रबल जाति दे दी जाएगी एक तरफ और एक तरफ उनका राज्य दे दिया जाएगा, तो उससे मिलान करने के लिए आपको बोला जाता है। ठीक दोस्तों, समकालीन दौर में जाति व्यवस्था उच्च जातियों, नगरीय, मध्यम व निम्न वर्गों के लिए अदृश्य होती जा रही है। यानी कि समकालीन दौर में क्या हो रहा है, जो जाति व्यवस्था है वो क्या हो रही है, वो जो उच्च जाति है और जो नगरीय, मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए क्या हो रही है, अदृश्य होती जा रही है। यानी कि उनके लिए जो जाति है वो गायब होती जा रही है। आज विशेषकर शहरों में विभिन्न जातियों को लोग अच्छी व तकनीकी शिक्षा योग्यता पाकर एक विशेष वर्ग में परिवर्तित हो गए हैं, वह अभिजात वर्ग कहलाते हैं। यानी कि जो आज का समय है उसमें क्या है, जो शहरों में रहने वाले विभिन्न जातियों को लोग हैं, वो क्या हो चुके हैं, वो अच्छी एजुकेशन पाकर, वो अच्छी टेक्नोलॉजी को सीख कर क्या हो चुके हैं, एक विशेष वर्ग में परिवर्तित हो चुके हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको अभिजात वर्ग कहा जाता है। और इन अभिजात वर्गों के लिए क्या हो रही है, जाति जो है वो अदृश्य हो गई है, यानी कि उनकी नजरों में जाति क्या हो गई, ये गायब हो गई है। राजनीति और उद्योग व्यापार में भी इन जातियों का वर्चस्व बढ़ने लगा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिजात वर्ग के सदस्य की मूल जाति अदृश्य हो गई है। यानी कि जो राजनीति है और जो उद्योग है, उनमें भी क्या हो रहा है, जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, इनकी क्या हो रही है, उनकी संख्या बढ़ने लगी है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अभिजात वर्ग के सदस्य हैं, इनकी मूल जाति क्या हो गई है, अदृश्य हो गई है। अदृश्य होने का मतलब क्या है, एक रूप से गायब हो गई है। दूसरी ओर अनुसूचित जातियां, जनजातियां और पिछड़ी जातियां सरकारी नीतियों के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त कर उच्च स्तर की नौकरियों में और उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा रही हैं। और दूसरी ओर क्या है, जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, या जो पिछड़ी जातियां हैं, वो सब क्या हो रही हैं, सरकारी नीतियों के माध्यम से जो आरक्षण किया है, उसके माध्यम से क्या हो रहा है, उनको अच्छी यानी कि उच्च स्तर की क्या हो रही है, नौकरियां और उच्च स्तर संस्थान में क्या हो रहे हैं, प्रवेश प्राप्त हो रहे हैं, जिनसे जो निम्न जाति के लोग हैं, उनका भी क्या हो रहा है, सामाजिक स्तर या उनका भी आर्थिक स्तर सुधर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आरक्षण का लाभ पाने के कारण जातियां अदृश्य हो जाती हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आरक्षण से लाभ मिलता है, लोगों को जो फायदा मिलता है, उससे क्या होता है, समाज में सामाजिक असमानताएं, सामाजिक विषमताएं कम होती हैं, और लोगों को भेदभाव करने का जो नजरिया है एक दूसरे के प्रति बदल जाता है, और इससे क्या होता है, जाति को अदृश्य होने में सहायता मिलती है। दोस्तों, जो जनजाति होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं, यानी कि जनजाति समुदाय क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हमने जाति के बारे में पढ़ लिया, अब हमारा सिर्फ टॉपिक बनता है जनजाति और विवाह के बारे में। तो हम जानते हैं जनजाति क्या होता है, यानी कि जनजातीय समुदाय क्या है। जनजातीय ऐसे समुदाय थे जो किसी लिखित धर्मग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन नहीं करते थे। यानी कि जनजातीय समुदाय ऐसे समुदाय हैं जो क्या करते हैं, जो किसी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन नहीं करते हैं। और जो जनजात है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आदिवासी कहा जाता है, कहीं कहीं पर इन्हें कहा जाता है मूल निवासी भी कहा जाता है। और अंग्रेजी में इन्हें शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या है, जिसका शॉर्ट फॉर्म एसटी है। ठीक दोस्तों, उनमें जातियां जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, न ही वो हिंदू थे और ना ही किसान। यानी कि जो जनजाति होती है उसमें कोई जाति जैसी व्यवस्था नहीं होती है, और ना ही हम उन्हें एक रूप से हिंदू कह सकते हैं, ना ही उन्हें पूर्ण रूप से किसान कह सकते हैं, क्योंकि उनका जो कल्चर है थोड़ा सा अलग होता है। उनमें जातवाद जैसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है, ना उनका कोई धर्म ग्रंथ होता है, यानी कि उनके पास कोई धर्म ग्रंथ जैसी चीज नहीं होती है, और किसी खास धर्म का वो पालन करते हैं। कौन? जनजातीय लोग। अब देखिए दोस्त, जात और जनजाति में क्या अंतर है, इसको हम जान लेते हैं। देखिए दोस्त, जो जाति है शुद्धता और अशुद्धता की धारणा पर आधारित होती है, वहीं जो जनजाति होती है वो क्या होती है, वो नातेदारी पर आधारित सामाजिक संगठन है। और जात क्या है, धर्म विश्वास लिखित धर्म ग्रंथ मिलते हैं, यानी कि जो जात होती है वो धर्म में विश्वास करती है और इसके लिखित धर्म ग्रंथ
मिलते हैं जाति के। लेकिन जो जनजात होती है, जनजात का कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं होता है, यानी कि जनजात होती है उसका कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं होता है। ठीक दोस्तों, और उसके अलावा जो जाति है वह एक अधिक्रमित संगठन है, यानी कि जाति क्या है, एक दूसरे का स्थान क्या है, निर्धारित है, और उससे उसमें ही क्या लगते हैं, लोग जुड़े रहते हैं, उसी में लोग बंधे रहते हैं। कोई अपने से ऊपर वाले का मतलब व्यवसाय नहीं छीन सकता है, ना कोई अपने से नीचे वाले का व्यवसाय छीन सकता है। लेकिन जो जनजाति है वो क्या है, एक समतावादी संगठन है, यानी कि इसमें क्या है, सभी लोग समान माने जाते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों जानते हैं जो जनजातियों का सामाजिक वर्गीकरण किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है। जनजातियों का सामाजिक वर्गीकरण दोस्तों दो प्रकार से किया जाता है, यानी कि जो जनजातियों को बांटने का काम किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है सामाजिक रूप से। उसमें पहला है स्थानीय लक्षण और दूसरा है अर्जित लक्षण। अस्थायी लक्षण में क्या होता है, अस्थायी लक्षण में इसमें क्षेत्र, भाषा, शारीरिक संगठन सम्मिलित होते हैं। यानी कि जब हम जनजातियों का क्या करते हैं, उनके सामाजिक वर्गीकरण करते हैं तो उसमें हम दो लक्ष्यों को ध्यान में रखते हैं। पहले क्या है, अस्थायी लक्षण। अस्थायी लक्षण में क्या होता है, उसमें हम उनको किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं, उनके क्षेत्र के आधार पर, उनको जो भाषा बोलते हैं उसके आधार पर, और उनका शारीरिक गठन यानी कि वो कैसे हैं, किस प्रकार के दिखते हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उनका मुंह कैसा है, नाक कैसी है, इस आधार पर हम क्या करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। किसमें, अस्थायी लक्षण में। किसी व्यक्ति या समूह की वो विशेषताएं जो समय के साथ अस्थिर या अपरिवर्तनीय रहती हैं, यानी कि ये वो व्यवस्थाएं हैं, यानी कि जो अस्थायी लक्षण है ये वैसे लक्षण होते हैं जो क्या होते हैं, इस समय के साथ क्या रहती हैं, अपरिवर्तित रहती हैं, यानी कि अस्थायी लक्षण समय के साथ बदलते नहीं हैं। वहीं जो अर्जित लक्षण होते हैं वो जनजातियों में जीवन यापन के साधन तथा हिंदू समाज की मुख्य धारा से जुड़ना है। यानी कि जो अर्जित लक्षण होते हैं उसमें क्या होता है, ये ऐसे लक्षण होते हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं, और जो मतलब ये लोग अपने व्यवसाय या अन्य प्रकार की चीजों के लिए अपनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अर्जित लक्षण कहते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि जनजातियों का अगर हम वर्गीकरण करेंगे अस्थायी और मतलब अर्जित लक्षण में, तो हम किन प्रकार से उनको डिवाइड करेंगे, यानी किन किन प्रकार से उनको बांटेंगे जनजातियों को, तो उसको हम जान लेते हैं। दोस्तों पहले हम अस्थायी लक्षण के बारे में जान लेते हैं कि अस्थायी लक्षण के आधार पर अगर हम जनजातियों को बांटना चाहें तो उन्हें किन किन वर्गों में बांट सकते हैं। पहला तो हम अस्थायी लक्षण में भाषा के आधार पर उन्हें बांटेंगे। तो भाषा में हम जनजातियों को भारतीय आर्य परिवार के लोगों के रूप में, द्रविड़ परिवार के लोगों के रूप में, आस्ट्रिक परिवार के लोगों के रूप में और तिब्बती बर्मन परिवार के रूपों में बांटते हैं। यानी कि हम भाषा के आधार पर मुख्यतः जनजातियों के 3 रूप में बांटते हैं। कि पहले तो जो ऐसी जनजातियां हैं जो क्या करती हैं, भारतीय आर्य परिवार की भाषा बोलती हैं, और दूसरी ऐसी जनजातियां जो द्रविड़ परिवार की भाषा बोलती हैं, तीसरी आस्ट्रिक, और जो चौथी जनजातियां होती हैं उनको हम जो तिब्बती बर्मन भाषा के लोग मतलब भाषा बोलते हैं उनके रूप में हम वर्गीकृत करते हैं। और जो दूसरा प्रमाण है, मतलब जो दूसरा लक्षण है स्थायी लक्षण में जिनके आधार पर हम जनजातियों को वर्गीकरण करते हैं, उनका वो है शारीरिक प्रजाति आधार पर, यानी कि जो शारीरिक प्रजाति आधार है उसके आधार पर करते हैं। और शारीरिक प्रजाति आधार पर हम उनको निग्रिटो, ऑस्ट्राइड, मंगोलाइड, द्रविड़ और आर्य के रूप में क्या करते हैं, बांटते हैं। अब दोस्तों देखिए, जो जनजाति है क्या करते हैं, ये जो मध्य भारत का क्षेत्र है उसमें क्या करते हैं, 85% पाए जाते हैं। यानी कि जितनी भी जनजाति है भारत में उसको 85% भारत के मध्य हिस्से में पाई जाती है, और जो 15% है वो कहाँ होता है, वो पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। यानी कि जनजाति का 85% भारत के मध्य में निवास करता है, और जो 15% है वो उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में निवास करता है। और आकार के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर हम क्या करें, मतलब जनजातियों को बांटें तो क्या होगा, जो बड़ी जनसंख्या वाले जनजातियां हैं वो इस प्रकार हैं। जो गोंड है उसकी क्या है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि जो गोंड नाम की जनजाति है उसकी जनसंख्या भारत में एसटी में सबसे ज्यादा है। उसके बाद भील आता है, फिर उसके बाद संथाल, उसके बाद ओराव, फिर मीना, बोडो, मुंडा। इसे आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जनजाति मतलब जो सबसे बड़ी संख्या किसकी है, गोंड की है। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है, गोंड पाई जाती है। ठीक दोस्तों, और सबसे छोटी जनसंख्या वाली जनजाति अंडमानी जनजाति है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जरावा बोलते हैं। यानी कि जो अंडमानी जनजाति है जिसको हम जरावा बोलते हैं क्या होती है, सबसे छोटी जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों हमने जान लिया कि स्थायी लक्षण के आधार पर हम जनजातियों को किस आधार पर बांट सकते हैं, मतलब किन रूपों में बांट सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम अर्जित लक्षणों के आधार पर जनजातियों को कैसे बांटते हैं। इसमें हम 2 प्रकार के अर्जित लक्षणों को समाहित करते हैं। अर्जित लक्षण में पहला है जीविका के साधन और हिंदू समाज में समावेशन। यानी कि हिंदू समाज में समावेशन में देखा जाता है कि हिंदू समाज में उनका किस हद तक क्या किया गया है, समावेशन, यानी कि उनको सम्मिलित कर लिया गया है। और आजीविका के साधन में देखा जाता है कि जनजाति को मछुआरे, खाद्य संग्राहक, अखेटक,
झूम खेती करने वाले, इन सब के आधार पर क्या करते हैं, उनको बांट देते हैं। यानी कि जनजातियों को हम या तो मछुआरे के रूप में बांट देते हैं, तो खाद्य संग्रह, यानी खाद्य संग्रह मतलब जो क्या करें, भोजन इकट्ठा करें, या शिकारी के रूप में, या झूम खेती करने वाले जनजाति के रूप में बांट देते हैं। दोस्तों अब देखिए, जनजातियां वनों में पृथक रहने वाले आदिम समुदाय नहीं है। यानी कि जो जनजाति हैं, जिनको हम आम रूप से क्या मानते हैं कि वो वनों में लोगों से अलग रहते हैं एकदम, तो ऐसा नहीं है कि जनजातियां जो हैं वो वनों में रहने वाले मतलब लोगों से पृथक आदिम समुदाय नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ विद्वानों ने जनजातियों को एक ऐसी द्वितीयक परिघटना माना है जो सूचनात्मक और उपनिवेशवादी संपर्क के कारण अस्तित्व में आई। यानी कि कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि जो जनजाति व्यवस्था है वो ऐसी द्वितीयक परिघटना है, क्या है, जो शोषणात्मक और उपनिवेशवादी संपर्क के कारण अस्तित्व में आए। यानी कि जो जनजाति व्यवस्था है वो जो ये उपनिवेशवादी हमारा शोषण हुआ था, यानी कि जो हमारा अंग्रेजों के द्वारा शोषण हुआ था और जो हम उपनिवेशवाद के संपर्क में आए थे, उसकी वजह से क्या हुआ, जनजातियों का इतना अधिक शोषण हुआ। और आदिवासी सदा से ही इतने पीड़ित समूह नहीं थे कि जितने हुए आज है। यानी कि जो आदिवासी थे वो जितनी पीड़ा में आज है उतनी पीड़ा में पहले नहीं थे, क्योंकि पहले हम देखते हैं ना कि आदिवासियों को कई कई से होते थे, राज्य होते थे, अनेक गौण राज्य रहे हैं, जैसे कि गढ़, मंडाल और अथवा चांदा। यानी कि हम देखेंगे अगर, तो जनजातियों में पहले भी क्या होते थे, अनेक प्रकार के राज्य होते थे। यानी कि उनकी स्थिति पहले समृद्ध थी, इतने लाचार आज उस युग में हैं उतनी पहले वो नहीं थे। हम देख सकते हैं कि अनेक गौण राज्य हुए हैं, जैसे कि कौन कौन सा, गढ़ हो गया, मंडला हो गया या चांदा हो गया, सब क्या थे, सब गौण राज्य थे। यानी कि जनजातियों की स्थिति क्या हुई है वर्तमान समय में, ज्यादा खराब हुई है। यानी और इससे पहले जो जनजाति थी उसकी जो स्थिति थी वो इतना खराब नहीं थी, आदिवासी सदा से ही इतने पीड़ित समूह नहीं थे जितना वो आज है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों आदिवासी लोग अक्सर अपनी आक्रामक क्षमता और स्थानीय सैन्य दलों में अपनी सेवाओं के माध्यम से मैदानी इलाकों पर अपने प्रभुत्व का उपयोग करते थे। यानी कि जो आदिवासी लोग थे, जो उनके अंदर आक्रमण करने की क्षमता होती थी और जो स्थानीय सैन्य दल में अपनी सेवाएं वो प्रदान करते थे, उसके माध्यम से वो क्या करते थे, मैदानी इलाकों पर अपना प्रभुत्व का प्रयोग करते थे। यानी कि उसके माध्यम से वो क्या करते थे, जो मैदानी इलाके थे उन पर क्या करते थे, अपना प्रभुत्व, अपना अधिकार का प्रयोग करते थे। देखिए दोस्तों, कुछ आदिवासी समुदाय व्यापार भी करते थे। यानी कि कुछ क्या करते थे, आदिवासी समुदाय से थे जो ट्रेड करते थे, ट्रेड मतलब व्यापार करते थे, जिसके अंतर्गत उन्हें वन उत्पाद, नमक और हाथी बेचा करते थे। और उसमें क्या करते थे, जो जनजाति समुदाय थे व्यापार में वो क्या करते थे, और जो जंगल के सामान थे, यानी कि जो जंगल के उत्पाद थे उसको बेचते थे, नमक बेचते थे, जो हाथी के दांत थे या जो हाथी थे उनको क्या करते थे, उनसे निर्मित सामानों को क्या करते थे, सब बेचते थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने जनजातीय समाज को मुख्य धारा वाले समाज से संपर्क में ला दिया है। यानी कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसने क्या किया है, जो जनजातीय समुदाय है उसको क्या किया है, मुख्य धारा के संपर्क में क्या किया है, ला दिया है। जनजातीय समूह नए संपर्क में आए अन्य लोगों से अपने आप को अलग दर्शाने के लिए स्वयं को जनजाति के रूप में परिभाषित करने लगे हैं। और जब जनजातीय समूह नए लोगों के संपर्क में आए तो उन सब क्या किए, अन्य लोगों से, यानी कि जो जिनसे नए नए लोगों से संपर्क में आए उनसे अपने आप को अलग दिखाने के लिए क्या करने लगे, स्वयं को जनजाति के रूप में परिभाषित करने लगे। ठीक दोस्तों, जो मुख्य धारा के लोग हैं वो समुदाय के जनजातियों के प्रति प्रकार का अपने दृष्टिकोण रखते हैं। दोस्तों 1960 के दशक में विद्वानों में बहस हुई कि क्या जनजातियां जात आधारित हिंदू कृषि समाज का हिस्सा है या एक पूर्णतः भिन्न समुदाय है। यानी कि दोस्तों जो 1960 का दशक था उसमें क्या हुआ, उनमें जो विद्वान लोग थे सोचने लगे कि जो जनजातियां हैं, जो ट्राइब हैं, ये क्या हिंदू समाज का ही हिस्सा है या कोई एक अन्य समाज का ही हिस्सा है। कि इन्होंने कुछ ने सोचा कि जो जातियां हैं क्या है, एक हिंदू समाज के जो कृषक समाज है उसी का क्या है, ये हिस्सा है। लेकिन एक समुदाय था जिसका कहना यह था कि जो जनजातियां हैं वो क्या है, एक पूर्णतः भिन्न समुदाय का हिस्सा है, यानी कि इनका संबंध हिंदू समाज से नहीं है। जो विद्वान जनजातियों को जात आधारित समाज का विस्तार मानते थे उनका कहना था कि जनजातियां मूलतः भिन्न नहीं है। यानी कि जो ऐसे विद्वान थे जो ये कहते थे जो जनजातियां हैं वो हिंदू समाज का हिस्सा है और जनजाति जो जात आधारित समाज है उसी के विस्तार में आती है। यानी कि जो लोग मानते थे ये जो जनजातियां हैं किसी अन्य समाज का नहीं, हिंदू समाज से संबंधित है और जात आधारित विस्तार में ही क्या होती हैं, आती हैं। तो उनका यह कहना था कि जो जनजातियां हैं वो कोई भिन्न समुदाय नहीं है, वो मूलतः भिन्न नहीं है, वो सब क्या है, वो सब हिंदू समाज का ही क्या है, हिस्सा है। बस उनमें सामाजिक स्थिरीकरण कम है और संसाधनों का स्वामित्व सामुदायिक रूप से अधिक होता है। यानी कि जो उनका ये कहना था कि बस जो जनजातियां हैं वो क्या है,
उसमें सामाजिक स्त्रीकरण यानी कि लोगों का जो छोटा मतलब किसी को बहुत बड़ा माना जाता है, किसी को छोटा, किसी को सबसे नीचे माना जाता है, उनमें ये सब नहीं है। यानी कि उनमें सामाजिक स्त्रीकरण कम है और उनका जो उनके पास जो संसाधन है उसका जो स्वामित्व है क्या है, सबको सामुदायिक है। यानी कि जो उनका संसाधन है उनको वो सब क्या करते हैं, उसका मिल बांट के प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, और जो इसके विरोधी थे यानी कि जो इसके विरोध में थे, जिनका ये मानना था कि जनजातियां पूर्णतः एक भिन्न समुदाय है, उन्होंने क्या कहा, विरोधी पक्ष का मत था कि जनजातियां जातियों से पूरी तरह भिन्न है, क्योंकि उनमें शुद्धता अशुद्धता जैसे धार्मिक या कर्मकांडीय धारणाएं नहीं होती हैं, जो जाति व्यवस्था का मूल आधार है। और जो यह विरोध कर रहे थे कि जो जनजातियां हैं वो जाति समाज का हिस्सा नहीं है, हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, उनका यह कहना था जो जनजातियां हैं वो क्या है, वो पूर्णतः एक भिन्न समुदाय है। यानी कि जो जनजातियां हैं पूर्णतः एक भिन्न समुदाय है। उन्होंने इसके पक्ष में तर्क दिया कि जो जनजातियां हैं उसमें शुद्धता अशुद्धता जैसे धार्मिक कर्मकांडीय धारणाएं नहीं होती है। यानी कि जनजातियों में कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं होते हैं और उसमें कोई शुद्धता और अशुद्धता जैसी धारणा नहीं होती है। और जो ये शुद्धता और अशुद्धता की धारणा है, क्या है, जाति व्यवस्था का मूल आधार है। जब ये उनके पास है ही नहीं शुद्धता और अशुद्धता जैसे धार्मिक या कर्मकांडीय धारणाएं, तो जाति का हिस्सा कैसे हो सकती हैं। तो इस आधार पर जो विरोधी पक्ष था उसने जनजाति को हिंदू समाज का विस्तार मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। 1970 के दशक में जनजातियों की प्रमुख परिभाषाएं असंतोषजनक मानी जाने लगी। यानी कि जो 1970 का दशक था, उस 1970 के दशक तक आते आते क्या हुआ, तो जनजातियों की उसमें की परिभाषाएं थी वो सब क्या थी, वो सब असंतोषजनक मानी जाने लगी। ठीक क्यों? क्योंकि जनजातियां और किसी समुदाय के बीच अंतर की सामान्य कसौटी आकार, पृथक्करण, धर्म और आजीविका विश्वसनीय नहीं रही। क्योंकि अब जो जनजातियों को पीछे मतलब जनजातियों जो कृषक समुदाय के बीच में अंतर माना जाता था, तो ये माना जाता था कि उनकी जो जनजाति होती है उनका आकार अलग होता है, पृथक्करण के रूप में अलग रहते हैं, धर्म उनका अलग रहता है, उनकी आजीविका के जो साधन रहते हैं वो भी अलग रहते हैं। ये सब क्या हो गए, सब अविश्वसनीय होने लगे। क्योंकि उदाहरण स्वरूप संथाल, गोंड, भील जैसी जनजातियां बड़ी और विस्तृत क्षेत्रों में फैली हैं। जो यह कहा जा रहा था कि जनजातियां एक पृथक क्षेत्र में रहती हैं और उनका आकार छोटा होता है, तो ये सब क्या हो गए, ये सब अविश्वसनीय तथ्य हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में देखेंगे, जैसे कि संथाल या भील हैं, सब क्या है, ये देश के अन्य अन्य भागों में फैली हुई हैं और ये क्या है, जनजातियां बहुत बड़ी हैं और विस्तृत क्षेत्रों में क्या हुई हैं, फैली हुई हैं। तो इससे जो आकार और पृथक्करण की जो धारणा बनी हुई थी पहले जनजातियों के प्रति, वो क्या हो गई, वो सब खत्म हो गई। जबकि जो मुंडा और हो जैसी जनजातियां हैं, क्या है, अस्थायी रूप से कृषक बन गई हैं। और देखेंगे वहीं पर अगर हम जो मुंडा और हो जाती हैं क्या हो गई हैं, वो सब अस्थायी रूप से कृषक हो गई, यानी कि अस्थायी रूप से क्या करने लगी, किसानी करने लगी हैं, जैसे कि अन्य जातियां अस्थायी रूप से किसानी करती हैं। तो यहाँ तक कि बिरोह जैसी शिकारी जनजातियां भी घर बनाकर टोकरियां और तेल बेचने जैसे कार्य करने लगी हैं। यानी कि जो अगर आप देखेंगे जो बिरोह जनजाति है, जो एक शिकारी जनजाति थी, उसने भी क्या किया है, उसने भी घर बनाकर टोकरी बनाने का कार्य या तेल बनाने का कार्य क्या कर दिया है, प्रारंभ कर दिया है। कुछ मामलों में जातियां समुदाय ने भी कृषि शिकार संग्रह का पेशा अपना लिया है। यानी कि अगर आप उदाहरण देखेंगे कुछ मामलों में, तो जो जातीय समुदाय होते हैं, यानी कि जो जातियों में नहीं आते हैं, उन्होंने भी क्या कर दिया, जो जनजातियां शिकार करती थी उसी की तरह वो सब भी क्या करने लगे हैं, शिकार संग्रह का पेशा अपना लिए हैं। ठीक दोस्तों, जो राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास का मुद्दा है, यानी कि जो राष्ट्रीय विकास वो हमारे देश में उससे जनजातियों को कितनी हानि हुई, उसको हम जानेंगे। दोस्तों, विकास की अनिवार्यता ने जनजातियों के प्रति राज्य के दृष्टिकोण और नीतियों को प्रभावित किया। यानी कि जो विकास की अनिवार्यता थी उसने क्या किया, जो राज्य का दृष्टिकोण था जनजातियों के प्रति और जो उनकी नीतियां थी उसने क्या किया, जनजातियों को बहुत मूल रूप से क्या किया, प्रभावित किया। क्यों किया? क्योंकि दोस्तों विकास के नाम पे क्या किए गए, उस समय बहुत बड़े बड़े बांध बनाए गए, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई और ये सब फैक्ट्रियां और बांध वहां बनाए गए जहाँ पर जनजाति लोग रहते थे। तो इन सबको क्या हुआ, जब वहां पर बांध या फैक्ट्री लगाई जाएगी तो क्या किया गया, जनजातीय लोग से उन जगहों से जहाँ पर बांध फैक्ट्रियां लगाई जानी थी वहां से हटाए गए। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर वो लोग रहेंगे तो फैक्ट्री कैसे बन पाएगी। तो इससे क्या हुआ, जो जनजातीय लोग थे उनको बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ा। ठीक दोस्तों, अब इसे को हम जानेंगे। दोस्तों, नेहरू युग में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय विकास के नाम पर बड़े बड़े बांध, कारखाने, खदानें स्थापित की गई, जिससे जनजातीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप हुआ। यानी कि जो नेहरू युग था, यानी कि जो नेहरू काल था, जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, तभी से क्या हुआ, राष्ट्रीय विकास के नाम पर बड़े बड़े बांध और कारखाने बनाए गए। उससे क्या हुआ, उससे जनजातीय क्षेत्र में क्या हुआ, बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप हुआ और जनजातियों के क्या होना पड़ा, अपने घर से विस्थापित होना पड़ा।
क्योंकि क्योंकि ये जो जनजातीय क्षेत्र थे वो खनिज और वन संपदा से भरपूर थे, यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र थे वो सब ऐसी जगह पर थे जहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में खनिज पाया जाता था, अच्छी मात्रा में क्या थे, जो वन संसाधन होते हैं, यानी कि जो जंगल से मिलने वाले यूजफुल थिंग्स होती हैं, संसाधन होते हैं, सब क्या होते थे, पाए जाते थे। इसीलिए विकास परियोजनाओं के लिए इन्हीं क्षेत्रों को चुना गया, जिनसे जनजातीय समुदाय को बाकी भारतीय समाज की तुलना में बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी। और जहाँ पर जनजातीय समुदाय रहते थे वहीं पर ये सब महत्वपूर्ण संसाधन थे, तो इसीलिए क्या किया गया, इन जनजातीय क्षेत्रों को क्या किया गया, विकास के लिए, मतलब फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने के लिए, खदान स्थापित करने के लिए चुना गया। और इससे क्या हुआ, इससे जो जनजातीय समुदाय थी उसको बाकी भारतीय समुदाय की तुलना में बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी, यानी कि उसको अन्य भारतीय समाज के मुकाबले बहुत ज़्यादा क्या हुआ, समस्या पैदा हुआ इन सब फैक्ट्रियों की वजह से। ठीक दोस्तों, इस प्रकार के विकास ने से जनजातियों की हानि की कीमत पर मुख्यधारा के लोग लाभान्वित हुए, यानी कि जो इस प्रकार का विकास हुआ उसमें क्या हुआ, जनजातियों की हानि हुई। क्यों हानि हुई, क्योंकि उन्हें जहाँ पर जिस स्थान पर रहते थे वहां से उन्हें हटना पड़ा, लेकिन जो मुख्यधारा के लोग थे उनको क्या हुआ, उनको लाभ हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि इस विकास की वजह से क्या हुआ, जनजातीय लोगों की हानि हुई, और जनजातियों की हानि की कीमत पर जो मुख्य धारा के लोग थे वो क्या हुए, लाभान्वित हुए, यानी कि उनको लाभ मिला, और जो जनजातीय लोग थे उन्हें बहुत ही ज्यादा हानि का सामना करना पड़ा। दोस्तों, दो प्रकार के मुद्दों ने जनजातीय आंदोलन को तूल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण तथा जनजातीय सांस्कृतिक पहचान। यानी कि जो जनजातीय विद्रोह होते हैं, जो जनजातीय आंदोलन होते हैं, उसमें दो प्रकार के जो मुद्दे रहे हैं, पहला आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण और निर्जातीय संस्कृत पहचान, इन्होंने क्या की है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किसमें, जनजातीय आंदोलन को मतलब तूल देने में। ये दोनों साथ ही साथ चल सकते हैं, परंतु जनजातीय समाज में भिन्नताएं होने से ये अलग भी हो सकते हैं, यानी हो सकता है कि जो आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण और निर्जातीय संस्कृत पहचान है, ये दोनों एक ही साथ साथ चलें, लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि क्या हो, ये दोनों भिन्न हों। क्यों भिन्न हो, अलग हों। भिन्न होने का मतलब क्या, अलग हों। क्यों अलग हों, क्योंकि जो जनजातीय समाज है उसमें भी क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। यानी कि जो आंदोलन होते हैं, हो सकता है उसमें ये दोनों मुद्दे समाहित हो, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण और निर्जातीय संस्कृत पहचान के भी, और हो सकता है कि उसमें एक ही मुद्दा समाहित हो कि उन्हें आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण किया जाए या उन्हें निर्जातीय संस्कृत पहचानों पर क्या की जाए, उनकी पहचान को स्थापित किया जाए। ठीक दोस्तों, एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ को अलग अलग राज्य का दर्जा मिल गया, यानी कि जो झारखंड और जो छत्तीसगढ़ है, सब क्या है, जनजातीय क्षेत्र हैं। इन्हें एक लंबे संघर्ष के बाद क्या हुआ, राज्य का दर्जा मिला। पहले ये सब राज्य नहीं थे। आप देखेंगे तो जो झारखंड था वो किसमें समाहित था, वो बिहार में था, और जो छत्तीसगढ़ था वो एमपी में था, लेकिन 2000 के आसपास इन्हें क्या किया गया, हटाकर इन्हें एक अलग राज्य के रूप में क्या किया गया, स्थापित किया गया। ठीक दोस्तों, सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों और फिर उनसे भड़के विद्रोहों ने पूर्वोत्तर राज्य की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज को भारी हानि पहुंचाई। यानी कि जो सरकार ने क्या किया, बहुत कठोर कदम उठाए, जो जनजातीय मतलब आंदोलन भड़के थे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, उनको शांत करने के लिए। उससे क्या हुआ, जो पूर्वोत्तर राज्य की अर्थव्यवस्था थी, जो वहाँ की संस्कृति थी और जो समाज थी, उसको क्या था, बहुत भारी हानि हुई। यानी कि जो राज्य ने कदम उठाए जनजातीय मतलब विद्रोह या उनके आंदोलनों की तरफ, उससे क्या हुआ, जो अर्थव्यवस्था थी पूर्वोत्तर राज्य थी और जो वहाँ की संस्कृति थी, उसको क्या हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में हानि हुई। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास जनजातीय समुदाय में सैन एक शिक्षित मध्यम वर्ग का उद्भव है। यानी कि आप देखेंगे तो जनजातीय समुदाय में एक अन्य प्रकार का विकास हो रहेंगे। आप देखेंगे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यानी कि सैन मतलब होता है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जो क्या हो रहा है, जो जनजातीय समुदाय है उसमें क्या हो रहा है, शिक्षित मध्यम वर्ग का उद्भव हो रहा है। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, इन सबको आरक्षण का फायदा मिल रहा है। जो सरकार इनको एसटी को आरक्षण देती है, तो उससे क्या हो रहा है, एक शिक्षित मध्यम वर्ग क्या हो रहा है, धीरे धीरे जनजातीय समुदाय में क्या हो रहा है, उद्भूत हो रहा है, यानी कि पैदा हो रहा है। ये इमेज देख सकते हैं, ये जनजातीय सशक्तिकरण की है। इसमें देख सकते हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है टीचर द्वारा। तो इन सब से क्या हो रहा है, जो जनजातियां हैं उनमें एक शिक्षित मध्यम वर्ग का क्या हो रहा है, उद्भव हो रहा है, क्योंकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आरक्षण के माध्यम से अच्छी अच्छी नौकरियां प्राप्त कर रही हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं परिवार क्या होता है। दोस्तों, हमने जनजाति के बारे में पढ़ लिया, जाति के बारे में पढ़ लिया, वर्ण के बारे में पढ़ लिया। अब लास्ट हमारा बचता है परिवार। अब हम परिवार के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ परिवार के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। परिवार सदस्यों का वह समूह है जो रक्त, विवाह या गोत्र संबंधों पर नातेदारी से जुड़ा होता है। यानी कि परिवार का मतलब यह है कि सदस्यों का वह समूह जो या तो रक्त के या विवाह से या गोत्र संबंधों से क्या हो, आपस में नातेदारी से जुड़ा हो। यानी कि परिवार में हम देखते हैं कि हमारा या तो किसी से रक्त संबंध होता है, विवाह संबंध होता है, या
गोत्र संबंध होता है। ठीक दोस्तों, परिवार जहाँ स्नेह और देखभाल का स्थान होता है, वहीं यह संघर्ष, अन्याय और हिंसा का भी केंद्र बन सकता है। हम देखते हैं कि परिवार में क्या होता है, हमें स्नेह देखभाल मिलती है, यानी कि बच्चों को प्यार मिलता है, उनका देखभाल की जाती है, मतलब बड़ों द्वारा। वहीं पर हम देखते हैं कि परिवार में संघर्ष भी हो सकता है, अन्याय भी हो सकता है, हिंसा का केंद्र भी परिवार बन सकता है। क्योंकि हम इसमें देख सकते हैं ना कि इसमें प्रेम और बलिदान की कहानियां भी होती हैं, यानी कि हम देखेंगे तो एक लोग अपने परिवार के पीछे क्या क्या मतलब बलिदान दे देते हैं, अपने घर वालों के पीछे बहुत सारी मतलब ऐसे ऐसे प्रेम की कहानी हमें सुनने को मिलती है, जिसमें क्या होता है परिवार के प्रति जो उनका लगा होता है वो जाहिर होता है। लेकिन अगर वहीं हम कहीं कहीं कहानियां ये भी देखते हैं कि संपत्ति विवाद, भाई के झगड़े व कानूनी टकराव भी, यानी कि कहीं कहीं पर हम भी ये भी देखते हैं कि लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, संपत्ति के मामले में एक भाई दूसरे भाई को जान से मार देता है, या क्या होता है घरेलू हिंसा होती है, माताएं होती हैं, जो बहुएं होती हैं घर पे, उन पे हिंसा की जाती है, पति द्वारा या उनके पति के किस परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की क्या जाती है, हिंसा की जाती है। परिवार को अगर हम बांटना चाहेंगे तो परिवार को हम आकार के आधार पर बांटने चाहें तो परिवार को हम आकार के आधार पर दो बांटों में बांट सकते हैं। पहला तो हम परिवार को आकार के आधार पर मूल या एकाकी परिवार और दूसरा विस्तृत या संयुक्त परिवार में विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों, मूल या एकाकी परिवार उसको कहते हैं जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों, यानी कि सिर्फ उसमें माता पिता हों और उनके क्या हों, बच्चे हैं, उसे क्या कहेंगे, मूल परिवार कहेंगे। इसमें दादी दादा चाचा चाची या और मतलब अन्य लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ इसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको मूल परिवार या एकाकी परिवार कहते हैं। वहीं जो विस्तृत परिवार या संयुक्त परिवार होता है, जिसे इंग्लिश में ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, उसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। उसमें क्या देखा जाता है, इसमें दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। देखेंगे इसमें आप माता पिता रहेंगे, आपके दादी दादा रहेंगे, चाची चाचा रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे। इसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। और जो मूल परिवार से क्या होता है, विस्तृत परिवार ये बड़ा होता है संख्या की दृष्टि से। ठीक दोस्तों अब हम निवास के स्थान पर अगर परिवार को बांटना चाहें तो देखेंगे, पहला होता है पितृ स्थानिक परिवार। पितृ स्थानिक परिवार में क्या होता है, जो नवविवाहित जोड़ा होता है वो वर के माता पिता के साथ रहता है। यानी कि जो पितृ स्थानिक परिवार होते हैं उसमें जो शादी, जब लड़का लड़की की शादी होती है तो उसमें जो लड़की या लड़का रहते हैं किसके घर रहते हैं, वो लड़के के माता पिता के घर रहते हैं। और जो वहीं दूसरा स्थान निवास के स्थान पर दूसरा परिवार होता है वो है मातृ स्थानिक परिवार। मातृ स्थानिक परिवार में क्या होता है, जो नवविवाहित जोड़ा होता है वो वधू के माता पिता के साथ रहता है। यानी कि जब लड़का लड़की शादी करेंगे तो इसमें लड़की लड़का के घर नहीं रहेगी, बल्कि लड़का क्या करेगा, लड़का और लड़की दोनों लड़की के घर रहेंगे। इसे बोलते हैं मातृ स्थानिक परिवार। यानी कि पितृ स्थानिक परिवार में शादी होने के बाद लड़का लड़की लड़के के घर रहते हैं, और वहीं पर मातृ स्थानिक परिवार में क्या होता है, शादी होने के बाद जो लड़का लड़की रहते हैं वो लड़की के घर में रहते हैं। ठीक दोस्तों, अब दूसरा तरीका है परिवार को बांटने का, वंश के आधार पर हम बांट सकते हैं। वंश के आधार पर देखेंगे तो पहला है पितृवंशीय परिवार और दूसरा है मातृवंशीय परिवार। देखिए पितृवंशीय परिवार में क्या होता है, जायदाद वंश पिता से पुत्र को मिलता है। यानी कि जो जायदाद होता है क्या होता है, पिता से पुत्र को मिलता है। जो पितृवंशीय परिवार होता है उसमें क्या होता है, जो जायदाद का हक होता है क्या होता है, पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। यानी कि पिताजी के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी रहेगी वो सब उसके बेटे को मिलेगी, बेटी को इसमें कुछ नहीं मिलता है। वहीं जो मातृस्थानीय परिवार मातृवंशीय परिवार होते हैं उसमें जो जायदाद होता है, जायदाद वंश में क्या होता है, माँ से बेटी को मिलता है। यानी कि मातृवंशीय परिवार में जो पूरी संपत्ति होती है माता के बाद किसको मिलती है, उसकी बेटी को मिलती है, इसमें बेटे को कुछ नहीं मिलता है। समझ गए, यानी कि वंश के आधार पर दो प्रकार के परिवार होते हैं, पहला तो मातृवंशीय परिवार, दूसरा पितृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार में जायदाद पिता से पुत्र को मिलता है और मातृवंशीय परिवार में क्या होता है, माँ से बेटी को मिलता है। जो परिवार को बांटने का दूसरा आधार है उसे बोलते हैं सत्ता के आधार पर। सत्ता के आधार पर देखेंगे पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। अब मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक परिवार क्या होते हैं इसको हम देख लेते हैं। जो पितृसत्तात्मक परिवार होता है उसमें परिवार पुरुषों की सत्ता व प्रभुत्व होता है। यानी कि जो परिवार होता है उसमें क्या होती है, पुरुषों की सत्ता होती है और पुरुषों का प्रभुत्व होता है। यानी कि इसमें पुरुषों का दबदबा रहता है, किसमें, पितृसत्तात्मक परिवार में। और वहीं पर जो मातृसत्तात्मक परिवार रहता है उसमें क्या होता है, तो उसमें स्त्रियों की समान प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती हैं। यानी कि जिसमें स्त्रियां रहती हैं क्या करती हैं, समान प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती हैं। यानी कि मात्र सत्तात्मक परिवार में स्त्रियों को क्या रहती है, उनको परिवार में प्रभुत्व प्राप्त रहता है और वो क्या करती है, उसमें प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती हैं। इसमें मात्र सत्तात्मक परिवार में। दोस्तों, सामाजिक संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप पारिवारिक ढांचे में बदलाव होता है। यानी कि जब देखते हैं हम जो सामाजिक संरचना होती है, यानी कि जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, जब वो बदलता है तो उससे क्या होता है, जो परिवार के आकार होते हैं उसमें भी बदलाव आता है। यानी कि जब समाज में कोई बदलाव आएगा बड़े स्तर पर उसकी संरचना में, तो परिवार में भी क्या होते हैं, हम देखते हैं बदलाव देखने को मिलता है। अब कैसे, देखिए अगर आप
आप उदाहरण के रूप में देखेंगे तो जो पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में रोजगार की तलाश में पुरुषों को शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करना पड़ता है, जिससे महिलाएं प्रधान की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि जो महिला प्रधान परिवार होते हैं उससे क्या होती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। आप देखेंगे जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें क्या होता है, जो पुरुष होते हैं गांव क्षेत्र के, अंचल मतलब होता है प्रदेश, यानी कि जो गांव का क्षेत्र होता है वहाँ के जो पुरुष होते हैं क्या होते हैं, रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्र में चले जाते हैं। और इससे क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उनको घर परिवार का सारा काम देखना पड़ता है। उनको यहाँ तक कि खेती बाड़ी भी घर परिवार की क्या होती है, देखनी पड़ती है। यानी कि जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, खेती बाड़ी भी देखती हैं। इससे क्या होता है, इससे समाज में महिला प्रधान परिवार की संख्या क्या होती है, काफी बढ़ जाती है। ठीक दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या देखेंगे आप, समाज की संरचना में बदलाव हुआ ना, समाज की संरचना में क्या बदलाव हुआ, रोजगार की तलाश में पुरुष को शहर जाना पड़ा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो परिवार का ढांचा था वो भी क्या हुआ, बदल गया। जो परिवार का ढांचा था वो क्या हो गया, महिला प्रधान हो गया। क्यों? क्योंकि पुरुष अब बाहर रोजगार करने गया है, तो घर पर महिला है, तो महिला ही क्या करेगी, परिवार की देखभाल करेगी, उसी की सत्ता रहेगी। इसी की वजह से क्या हो गया, महिला प्रधान परिवार बन गया। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ना। और देखिए, अगर आप ये भी देख सकते हैं कि जो एक एग्जाम्पल के रूप में कि उद्योग में नियुक्त युवा अभिभावकों का कार्यभार अत्यधिक बढ़ जाने से उन्होंने अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपने बूढ़े माता पिता को अपने पास बुलाना पड़ता है। यानी कि जो आप देखेंगे, जो लोग हैं, जो यंग लोग रहते हैं, जो काम करते हैं और जो सिटी में जाके काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, अपने माता पिता को घर पे छोड़ के चले जाते हैं, अपने वाइफ के साथ और अपने वाइफ के साथ चले जाएंगे मतलब सिटी में। और जब उनके ऊपर कार्यभार बढ़ जाता है, यानी कि जो उनका कार्य बढ़ जाता है, तो उनको क्या होता है, जो अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए उनको अपने गाँव से अपने माता पिता को बुलाना पड़ता है। यानी कि जो उनके बच्चे होते हैं उनकी देखभाल तो कोई करेगा ना, जब वो सब कार्य में व्यस्त है माता पिता, तो उनके बच्चे की देखभाल कौन करेगा। तो अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए क्या करते हैं, अपने बूढ़े माता पिता को अपने पास बुलाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे शहरों में बूढ़े माता पिता की संख्या में भारी वृद्धि होती है। यानी कि इससे क्या होगा, जब शहर में माता पिता आएंगे उनके बच्चों की देखभाल करने में, इससे क्या होगा, जो बूढ़ों लोगों की संख्या है वो क्या होगी, शहर में बढ़ेगी। ठीक दोस्तों समाज में एक परिवर्तन यह भी हुआ है कि जो लोग हैं वो क्या हैं, व्यक्तिवादी हो गए हैं। यानी कि क्या हो गए हैं, जो अपने कार्य हैं उसमें क्या करते हैं, किसी दूसरे का हस्तक्षेप या दूसरे की राय लेना पसंद नहीं करते हैं। आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जो युवा वर्ग अपने अभिभावकों की पसंद की बजाय अपनी पसंद से विवाह अब करता है और अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। यानी कि जो युवा वर्ग है वो क्या है, अब अपनी पसंद से ही क्या कर रहा है, अपना विवाह करना चाहता है। यानी कि जो उसका जीवन साथी है वो अपने मन पसंद से ही करता है चयन उसका, ना कि अपने अभिभावकों की सलाह लेता है उसमें। यानी कि क्या हो रहा है, अब जो समाज है या जो लोग हैं वो क्या होते जा रहे हैं, व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं, जिसमें लोग अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं, दूसरों का हस्तक्षेप अपने कार्य अपने निर्णयों में नहीं चाहते हैं। दोस्तों आप देखेंगे एनसीईआरटी में एक बॉक्स में खासी जनजाति के बारे में दे रखा है, तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसका मेन कारण यह है क्योंकि जो खासी जनजाति है एक मातृ वंशानुक्रम संगठन है। यानी कि इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो मम्मी से बेटी को मिलती है। इसलिए क्या होता है, इस पे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा मतलब जनजाति है जो क्या है, मातृ वंशानुक्रम का संगठन है। तो इसे आप याद रखिएगा, खासी जनजाति मातृ वंशानुक्रम संगठन का क्या है, प्रतीक है। यानी कि खासी जनजाति मातृ वंशानुक्रम संगठन का प्रतीक है। मातृवंशीय परंपरा के अनुसार खासी परिवार में विवाह के बाद पति अपने पत्नी के घर में रहता है। यानी कि जो मातृ वंशीय परंपरा होती है उसके अनुसार क्या होता है, जब खासी परिवार में कोई लड़का लड़की शादी करता है तो विवाह के बाद क्या होता है, जो पति होता है अपनी पत्नी के घर में रहता है। यानी कि जो लड़का रहेगा वो लड़की के घर में रहेगा। ठीक, यानी कि लड़की के माता पिता के साथ जाकर अपना जीवन यापन करेगा। वंश परंपरा के अनुसार उत्तराधिकार भी पुत्र को प्राप्त न होकर पुत्री को ही प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है, जो उत्तराधिकार होता है ना, कि जो प्रॉपर्टी पे जो अधिकार होता है वो किसको मिलता है, वो सारा पुत्री को मिलता है, ना कि पुत्र को। यानी कि इसमें जितने भी प्रॉपर्टी रहती है वो माँ से किसको प्राप्त होती है, बेटी को प्राप्त होती है। ठीक दोस्तों, खासी लोगों में माता का भाई यानी कि मामा माता की पुश्तैनी संपत्ति की देख रेख करता है। यानी कि जो खासी लोग हैं उसमें जो माता का भाई होता है जिसे मामा कहते हैं, क्या करता है, माता की प्रॉपर्टी का क्या करता है, देख रेख करता है। ठीक दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ, अर्थात संपत्ति पर नियंत्रण का अधिकार माता के भाई को दिया गया है। यानी कि जो संपत्ति पर नियंत्रण का अधिकार है, जो देख रेख का अधिकार है, किसके पास है, माता के भाई को है। ठीक दोस्तों, माता का भाई मतलब मामा। ठीक, इस स्थिति में वह स्त्री उत्तराधिकार के रूप में मिली संपत्ति का अपने ढंग से उपयोग नहीं कर पाती है। और इसमें देखेंगे तो आप जब मतलब जो संपत्ति पर अगर आप देखेंगे नियंत्रण
पुरुष का है, तो जो स्त्री को अधिकार मिल रहा है संपत्ति पर, उसका क्या कर रही है, वह उपयोग नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो मामा है वही क्या कर रहा है, पूरी प्रॉपर्टी पे अपना कंट्रोल रखे हुआ है। इस प्रकार खासी जनजाति में मामा की अप्रत्यक्ष सत्ता संघर्ष को जन्म देती है। यानी कि जो मामा की इसमें सत्ता है अप्रत्यक्ष है ना, यानी कि आप देखेंगे उसमें प्रत्यक्ष रूप से मामा को कोई सत्ता नहीं मिल रही, इसमें तो मामा को सत्ता मिली ही नहीं, उसमें माता की बेटी को मिली। लेकिन क्या होता है, इसमें जो मामा होता है वो अप्रत्यक्ष सत्ता प्राप्त करता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करता है और उस संघर्ष को क्या करता है, जन्म देता है। खासी परिवार को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, यानी कि खासी माफ करिएगा, खासी पुरुषों को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। यानी कि जो खासी पुरुष होते हैं, यानी कि जो खासी समुदाय के पुरुष होते हैं, उनको क्या करनी पड़ती है, दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। पहले चीज दोहरी भूमिकाओं का मतलब, एक तो खासी पुरुष अपनी बहन की पुत्र की संपत्ति की रक्षा करता है, यानी कि दोहरी भूमिका में पहली बात तो जो खासी पुरुष होता है, यानी कि जो खासी जनजाति का पुरुष होता है, वो अपने बहन की पुत्री की जो प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, उसका क्या करता है, रक्षा करता है। और दूसरी ओर उस पर अपनी पत्नी और तथा बच्चों के पालन का भी उत्तरदायित्व होता है। और जो दूसरी ओर देखेंगे तो क्या है, उसके ऊपर अपने जो उसके मतलब पत्नी है, जो उसके बच्चे हैं, उसके भी लालन पालन का क्या रहता है, उसके ऊपर उत्तरदायित्व रहता है। यानी कि जो खासी पुरुष होता है, खासी जनजाति का जो पुरुष होता है, उसको दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। पहला तो अपनी बहन की पुत्री की जो संपत्ति है उसकी देख रेख करेगा, और दूसरा अपनी पत्नी और अपने बच्चों की क्या करेगा, देख रेख करेगा। ठीक दोस्तों, दोनों पक्ष की स्त्रियां बुरी तरह प्रभावित होती हैं। मातृवंशीय व्यवस्था के बावजूद खासी समाज में सत्य व सत्ता पुरुषों के ही आसपास घूमती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो महिलाएं होती हैं उनको ही क्या होता है, उनको ही समस्या का सामना करना पड़ता है और बुरी तरह प्रभावित होती हैं। और जो इसमें मातृवंशीय व्यवस्था होने के बावजूद भी खासी जनजाति में जो शक्ति और सत्ता है वो पुरुषों के ही क्या होती है, नियंत्रण में रहती है और उन्हीं के आसपास घूमती है। ठीक दोस्तों, यानी कि इसमें सत्ता तो बेटी को मिल जाती है, लेकिन उस पर नियंत्रण पुरुष ही करता है, महिलाएं नहीं करती हैं। दोस्तों अब आगे जानते हैं नातेदारी क्या होता है। दोस्तों इसी नातेदारी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक दोस्तों, नातेदारी में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त में संबंध आते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं, जैसे चाचा मामा आदि। नातेदारी में क्या होता है, जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वो संबंध आते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं, जैसे चाचा मामा आदि। यानी कि इसमें जो रक्त संबंध होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे आपके मौसी हैं, आपके मामा हैं, आपकी चाचा हैं, आपकी क्या है, आपकी बुआ है, ये सब क्या है, सब नातेदारी में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे क्या हुआ है, आपका रक्त संबंध जुड़ा हुआ है, इनसे आपका खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो इसे खून के रिश्तों को हम क्या कहते हैं, नातेदारी कहते हैं। नातेदारी के भी देखिए दोस्तों दो प्रकार होते हैं। नातेदारी के प्रकार में आप देखेंगे तो पहला होता है विवाह मूलक नातेदारी और रक्त मूलक नातेदारी। विवाह मूलक नातेदारी में क्या होता है, इसमें जो विवाह के माध्यम से नातेदारी बनती है, यानी कि इसमें रक्त के माध्यम से नहीं, विवाह के माध्यम से नातेदारी बनती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने किसी के यहाँ शादी कर लिया, अब जो उसकी लड़की है, जो उसका भाई है या जो उसका बहन है, वो क्या हो जाएगी, आपका साला साली हो जाएगी, यानी कि जो बहन वो साली हो जाएगी, जो भाई है वो साला हो जाएगा। और आपका देखेंगे वहाँ पर अलग रिश्ता जुड़ जाएगा, एक ससुर, आपका सास ससुर का रिश्ता जुड़ जाएगा। ये सब कैसे नातेदारियां हैं, ये सब विवाह मूलक नातेदारी हैं, यानी कि ये रिश्ते क्या होते हैं, विवाह से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक दोस्तों, और वहीं पर देखेंगे तो जो रक्त मूलक नातेदारी होता है, उसमें क्या होता है, इसमें रक्त संबंध जुड़ा होता है। जैसे आपके देखेंगे आपके माता पिता या आपके भाई बहन से आपका संबंध कैसा है, रक्त का संबंध है ना, खून का रिश्ता है ना। तो ये सब क्या है, सब विवाह, अरे ये सब रक्त मूलक नातेदारी, यानी कि रक्त मूलक नातेदारी में रक्त संबंध से क्या होता है, नातेदारी बनती है। जैसे कि माता पिता भाई बहन, ये सब क्या है, सब रक्त मूलक नातेदारी के उदाहरण हैं। दोस्तों इसी के साथ आपका ये पाठ समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर आपको इन सभी विषयों से संबंधित वीडियो मिल जाएगी और जो कि टोटली हिंदी मीडियम में है। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक करिए। दोस्तों देखिए आप, हमारा चैनल इतना दिनों से चल रहा है लेकिन इस पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। दोस्तों आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, तो हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए और जल्दी से जल्दी वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने में और कमेंट करने में क्या ही जाता है। दोस्तों अगर आप वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं या किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके प्रश्न उत्तर भी लेके आऊँ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए, मैं उन सब के लिए ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों मिलते हैं आपको अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।